हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तमिलनाडु की क्लास 11 की हिस्ट्री, जिसमें हम एंशंट हिस्ट्री वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ऑलरेडी हम पूरा एंशंट हिस्ट्री कवर कर चुके हैं। ये हमारा लास्ट चैप्टर है एंशंट हिस्ट्री का, हर्षवर्धन। ठीक है, ये पोस्ट गुप्ता पीरियड में आता है। इसके पहले हमने गुप्ता एम्पायर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने गुप्ता एम्पायर के सारे रूलर्स के बारे में देखा। गुप्ता के टाइम पे क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, कैसे वो एडमिनिस्ट्रेट करते थे, क्या क्या अचीवमेंट्स थे, साइंस और लिटरेचर में क्या प्रोग्रेस हुई थी, उसके बारे में देखा। फिर ये भी देखा था कि जो गुप्ता एम्पायर है वो डिक्लाइन हो गया था। क्यों? क्योंकि हुन्स का इन्वेजन हो गया था। हुन्स के इन्वेजन के वजह से जो गुप्ता एम्पायर था वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया था नॉर्थ इंडिया में। तो पोस्ट गुप्ता पीरियड में फिर कौन सी डायनेस्टी इमर्ज होकर आएंगी नॉर्थ इंडिया में, कौन से रूलर होंगे, साउथ इंडिया में कौन से रूलर्स होंगे, वो हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो पहला हम नॉर्थ इंडिया में जो पोस्ट गुप्ता के बाद जो एम्पायर बनेगा वो है हर्षवर्धन का। ये लास्ट हिंदू एम्पायर होगा नॉर्थ इंडिया में। इसके बाद छोटे छोटे एम्पायर बनेंगे, इतने बड़े नॉर्थ इंडिया को कंसोलिडेट करने वाले एम्पायर नहीं बनेंगे। फिर जो एक बड़ा एम्पायर बनेगा इसके बाद वो बढ़ेगा दिल्ली सल्तनत, जो टर्किश या फिर जो टर्किश रूलर है और मुस्लिम रूलर से वो बनाएंगे। ये लास्ट हिंदू रूलर होते हैं। ठीक है, नॉर्थ इंडिया के। चलिए, इसके बारे में डिस्कस करने के पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था। तो हमने देखा था कि ये देखो, ये हमने देखा था कि जो गुप्तास के टाइम पे जो एम्पायर हुआ करता था, समुद्रगुप्त के टाइम पे इतना एम्पायर था। ठीक है, साथ में यहाँ पे वेस्टर्न सत्रप भी था और वकाटकास भी थे। लेकिन चंद्रगुप्त के टाइम पे ये वकाटकास इनके मैट्रिमोनियल अलायंस बना लिए थे और चंद्रगुप्त का एम्पायर पूरा इतना चंद्रगुप्त का एम्पायर हुआ करता था। ठीक है, ये गुप्ता एम्पायर था। ठीक है, उसके बाद जब लेटर गुप्तास हुए तो गुप्तास का जो इन्वेजन हुन्स का इन्वेजन होने की वजह से जो लेटर गुप्तास थे वो काफ़ी छोटे से एरिया में उनका रूल रह गया था। ये लेटर गुप्तास हैं। साथ में अलग अलग डायनेस्टी इमर्ज होके आई थी, जैसे गुजरात में मैत्रक डायनेस्टी, साउथ में चालुक्य डायनेस्टी जिसके इंपॉर्टेंट रूलर होंगे पुलकेशिन II, जिनका हर्षा के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा वो भी हम देखेंगे। ठीक है, फिर ये आई थी पुष्यभूति डायनेस्टी और इसी के जस्ट पास में आएगी ये मौखरी डायनेस्टी। ठीक है, तो ये पुष्यभूति डायनेस्टी ही है जो अपना एम्पायर नॉर्थ इंडिया में बिल्डअप करेगी, जिसके राजा होंगे राजा हर्षवर्धन। ठीक है, इसके बारे में हम आइए डिस्कस करते हैं। ओके, देखो हर्षवर्धन के बारे में हमको मेनली क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। पहले तो इनके क्या क्या सोर्सेज हैं जहाँ से हमको हर्षा के बारे में पता चलता है। अर्ली लाइफ क्या थी हर्षा के पहले, और जो रूलर्स आए थे क्या लाइफ चल रही थी, क्या एम्पायर में क्या चल रहा था, उसके बारे में देखेंगे। मिलिट्री एक्टिविटीज़ क्या क्या की थी हर्षा ने, उसके बारे में देखेंगे। देन हर्षा का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है बुद्धिज़्म में, और नालंदा यूनिवर्सिटी से हर्षा का क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो देखो जैसा हमने देखा कि गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, इसके वजह से पॉलिटिकल डिसऑर्डर आ गया। कभी भी कोई बड़ा एम्पायर जब ब्रेक होता है तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, इसके वजह से पॉलिटिकल डिसऑर्डर हो जाता है, डिसयूनिटी हो जाती है। तो पूरी नॉर्थ इंडिया में क्या हो गया था, डिसयूनिटी हो गई थी। ठीक है, ये सिर्फ 7th सेंचुरी AD की बिगिनिंग थी। हर्षवर्धन जो थे सक्सीड हुए थे और उन्होंने ही लार्ज किंगडम नॉर्थ इंडिया में स्टैब्लिश की थी। बाकी कोई और किंगडम जो थी वो नॉर्थ इंडिया में स्टैब्लिश नहीं हो पाई थी। तो हर्षवर्धन की जो किंगडम थी पुष्यभूति डायनेस्टी, वो इमर्ज होकर आई थी पोस्ट गुप्ता पीरियड में। अब चीफ सोर्स क्या हैं हर्षा के बारे में बताने के लिए। पहले तो उनके टाइम में एक बुक लिखी गई थी हर्षचरिता, जिसमें हर्षा के बारे में लिखा है, और ये किसने लिखी थी, बाणा ने लिखी थी। इनको बाणा भट्ट भी बोला जाता है, जो हर्षा के कोर्ट पोएट थे। ठीक है, उसके अलावा दूसरा जो ट्रैवल अकाउंट्स है, हुएनसांग एक चाइनीज़ ट्रैवलर था जो हर्षा के टाइम पे आया था। उनके जो ट्रैवल अकाउंट्स है उसमें हर्षा के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, बाणा जो थे मैंने बताया कोर्ट पोएट थे हर्षा के। हुएनसांग जो थे वो चाइनीज़ ट्रैवलर थे जिन्होंने इंडिया को विजिट किया था 7th सेंचुरी AD में। अच्छा, एक चीज़ क्लियर रखना, गुप्ता एम्पायर में जो चाइनीज़ ट्रैवलर आए थे वो थे फाहीन। हर्षा के टाइम पे जो पोस्ट गुप्ता टाइम में जो चाइनीज़ ट्रैवलर आए थे वो थे हुएनसांग। ठीक है, बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन किसके टाइम पे आया, तो आप ये एकदम क्लियर रखिएगा।
ओके, चलिए इसके बाद और क्या चीज़ें हैं जिससे हमको हर्षा के बारे में पता चलता है। इसके अलावा हर्षा खुद भी एक बहुत अच्छे राइटर थे, तो उन्होंने 3 ड्रामाज लिखे थे, एक तो रत्नावली, दूसरा नागनंदा, तीसरा प्रियदर्शिका। ये आपसे क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाता है कि इनमें से कौन से हर्षा ने लिखे हैं, तो आपको याद रखना है रत्नावली, नागनंदा, प्रियदर्शिका ये हर्षा ने लिखे हैं, और जो हर्षचरिता है वो बाणभट्ट ने लिखी है। ठीक है, ओके। इसके बाद जो मधुबेन प्लेट इंस्क्रिप्शन है, सोनपत इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, और ये हमको बहुत क्रोनोलॉजी बताते हैं हर्षा के बारे में। उसके अलावा एक बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन है जिसमें हर्षा के सिग्नेचर है। ठीक है, तो अब हमको लिटरेरी सोर्स कौन कौन से हैं और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन कौन से। लिटरेरी सोर्स में हमारे पास 4 बुक्स अवेलेबल है। एक तो हर्षचरिता जो बाणभट्ट ने लिखी है, फिर रत्नावली, नागनंदा और प्रियदर्शिका जो हर्षा ने लिखी हैं। ठीक है, इनसे हमको हर्षा के बारे में पता चलता है। दूसरा जो चाइनीज़ ट्रेवलर थे हुएनसांग, उनसे हमको पता चलता है। तो ये तो हो गए, ये तो हो गए लिटरेरी सोर्सेज। अब हम पढ़ते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, तो उसमें हमको इंस्क्रिप्शन मिले हैं। तो मधुबेन प्लेट इंस्क्रिप्शन ये वाला, ठीक है। दूसरा हमको मिला है सोनपत इंस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद तीसरा हमको मिला है बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन जिसमें हर्षा के सिग्नेचर है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से इंस्क्रिप्शन में हर्षा के सिग्नेचर हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तीनों के नाम दे देंगे, या इसके अलावा इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन दे देंगे, मेहरौली दे देंगे। उसमें से आपको पता होना चाहिए हर्षा से कौन सा रिलेटेड है, और हर्षा के रिलेशन वाले इंस्क्रिप्शन में से कौन से पे हर्षा के सिग्नेचर हैं। तो बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन जो है वहाँ पे हर्षा के सिग्नेचर हैं। ठीक है, अब अर्ली लाइफ ऑफ हर्षा, मतलब उस टाइम के हर्षा की जो लाइफ थी, मतलब हर्षा जिस फैमिली को बिलोंग करते थे, जिस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, उसको पुष्यभूति डायनेस्टी बोलते थे। ठीक है, पुष्यभूति कौन थे, तो पुष्यभूति जो थे वो फ्यूडेटरीज थे गुप्तास के अंदर। फ्यूडेटरीज मतलब गुप्ता के अंडर ही छोटे मोटे कोई रूलर हुआ करते थे, तो वो पुष्यभूति जो हैं वो फ्यूडेटरी हुआ करते थे गुप्तास के। ठीक है, और ये अपने आप को क्या बोलते थे, एक मिनट, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें, इसको वो अपने आप को वर्धनास बोला करते थे, इसलिए जो हर्षा का नाम था वो हर्षवर्धन था। ठीक है, तो ये जो पुष्यभूति डायनेस्टी थी वो अपने आप को वर्धनास बोला करती थी, इसलिए जो हर्षा थे उनका नाम बाद में हर्षवर्धन पड़ा था। ठीक है, चलिए हुन्स इन्वेजन हुए थे, जैसे हमने देखा कि गुप्ता एम्पायर जब लास्ट लेटर गुप्तास चल रहे थे उस टाइम पे हुन्स इन्वेजन हुए थे। उसके वजह से ये जो पुष्यभूति डायनेस्टी थी उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस एज्यूम कर ली थी। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग जो थे पुष्यभूति डायनेस्टी के वो थे प्रभाकर वर्धना। ठीक है, कौन थे, प्रभाकर वर्धना। तो तुमसे पूछा जा सकता है पुष्यभूति डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो प्रभाकर वर्धना थे, और इनकी कैपिटल कहाँ हुआ करती थी, थानेश्वर हुआ करती थी जो दिल्ली के पास में आती है। ठीक है, अब उन्होंने कौन सा टाइटल एज्यूम किया था, तो महाराजाधिराजा और ये क्या परम भट्टार का। ठीक है, ये उन्होंने 2 टाइटल एज्यूम किए थे, किसने, प्रभाकर वर्धना ने। ठीक है, अभी प्रभाकर वर्धन की जब डेथ हुई थी तो उनके जो एल्डर सन थे, उनके 2 बेटे थे, एक तो राज्यवर्धन, दूसरा हर्षवर्धन। तो उनके जो एल्डर सन थे राज्यवर्धन, उनको थ्रोन दे दिया गया था, लेकिन जब से उन्होंने थ्रोन एक्सेस किया था तभी से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। क्या प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही थी, तो उनकी एक सिस्टर हुआ करती थी राज्यश्री, उसकी शादी किससे की थी, मौखारी रूलर थे ग्रहवर्मन, उनके साथ की थी। देखो मैं आपको एक बार और बताती हूँ, मैंने अभी बताया था मैप में, ये देखो ये पुष्यभूति डायनेस्टी थी जिसके रूलर थे प्रभाकर वर्धन और उन्हीं के बेटे थे राज्यवर्धन, और इनकी बेटी थी राजश्री। उसकी शादी ये जो मौखारी किंगडम दिख रही है ना, इसके रूलर से कर दी गई थी। ठीक है, तो क्लियर है, पास में ही थे दोनों। मौखारी रूलर गृहवर्मन से की गई थी, लेकिन जो रूलर थे कहाँ के, मालवा का एक रूलर थे देवगुप्ता, और उसके बाद बंगाल के एक रूलर हुआ करते थे शशांका। इन दोनों ने मिलके इनको मार दिया। ठीक है, तो किसने, देवगुप्त और शशांक ने मिलके गृहवर्मन को मार दिया। इसके वजह से क्या हुआ, जैसे ही ये न्यूज़ राज्यवर्धन ने सुनी, वो मार्च कर दिए मालवा के अगेंस्ट और अपनी आर्मी को लेकर पहुंच गए, और वहाँ पे क्या किया, और जो
ये मालवा के किंग थे देवगुप्त, उनको किल कर दिया गया और फिर अपने रास्ते वापस लौट रहे थे। लेकिन वो अपने घर वापस लौटते, अपनी कैपिटल वापस लौटते उसके पहले ही जो दूसरा रूलर था शशांक, उन्होंने उनको ट्रीचरसली मर्डर कर दिया, उनका मर्डर कर दिया गया धोखे से। अब क्या होगा आगे, इसी टाइम पे जो राज्यश्री जो उनकी सिस्टर थी वो भाग गई, एस्केप हो गई इनकी इनटू फॉरेस्ट। उसके बाद हर्षा ने क्या किया, उनके ब्रदर को सक्सीड किया थानेश्वर में, तो अब वो रूलर बन गए। अब उनकी जैसे ही वो रूलर बने, उनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपनी सिस्टर को रेस्क्यू करे, अपने ब्रदर का जो मर्डर किया गया उसका एवेंज लें, और जो ब्रदर इन लॉ था गृहवर्मन, जिसको देवगुप्त और शशांक ने मारा था, उसका भी क्या करे, एवेंज ले। तो ये 3 चैलेंज थे हर्षा के सामने। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो जिंदा है उसको ही बचाया जाएगा ना, जो मर गया उसका बदला बाद में लिया जाता है। तो पहले उन्होंने अपनी जो सिस्टर थी जो फॉरेस्ट में भाग गई थी उसको रेस्क्यू किया, क्योंकि वो नहीं, अगर वो उसको नहीं बचाते तो वो इमोलेट कर लेती है हर सेल्फ, मतलब इमोलेट मतलब होता आग में कूद जाना, ठीक है, तो वो वैसा कर सकती थी, इसलिए उसको बचाया। देन फिर हर्षा का जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट होना स्टार्ट किया। अभी ये हर्षा के जो राइवल्स थे उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। अब उनका जो सबसे पहला एक्सपीडिशन था, फर्स्ट एक्सपीडिशन, आपको वो स्टोरी समझ में आई ना, वो उसमें क्या था, प्रभाकर वर्धन थे, उनके 2 बेटे थे, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, और उनकी बेटी थी राजश्री। अब राज्यवर्धन और राजश्री की शादी हो गई थी मौखरी रूलर गृहवर्मन से, ठीक है। लेकिन ये जो गृहवर्मन था उनको 2 रूलर्स ने मार दिया था। कौन कौन, देवगुप्त जो मालवा के थे और शशांक, इन दोनों ने मिलकर इसको मार दिया था। तो ये राजश्री को बचाने के लिए गए थे और इसका एवेंज लेने गए थे, तो इन्होंने किसको मार दिया, ये देवगुप्त जो था उनको मार दिया। फिर शशांक ने क्या किया, इनसे एवेंज लेने के लिए इनको मार दिया, ऐसा हुआ था, ठीक है। फिर आए थे पिक्चर में हर्षवर्धन ने फिर इसको मार दिया, ओके। तो ये स्टोरी चलती है, ओके। चलो, अब फर्स्ट एक्सपीडिशन जो हुआ, हर्षा ने क्या किया, शशांक को कन्नौज से हटा दिया, ठीक है। दूसरा क्या होगा, उन्होंने कन्नौज की अपनी कैपिटल बना लिया। पहले जो कैपिटल हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी, थानेश्वर दिल्ली के पास में, अब कन्नौज को उन्होंने अपनी कैपिटल बना लिया। इसके वजह से वो मोस्ट पावरफुल रूलर बन गए थे नॉर्थ इंडिया के। इसके और क्या किया, हर्षा ने ध्रुव सेना 2 जो बल्लवी कहाँ आता है, गुजरात में आता है, उसके अगेंस्ट भी फाउट किया और उसको डिफीट कर दिया। ध्रुव सेना 2 बिकेम अ वेसल, मतलब उनके अंडर में रूल करने लगे, ऐसा कुछ हुआ था। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिलिट्री कैंपेन जो हर्षा की थी वो थी वेस्टर्न चालुक्य रूलर पुलकेशिन 2 के अगेंस्ट। देखो मैं आपको मैप में दिखाती हूँ पुलकेशिन 2 किधर आता है, ये देखो, ये हर्षा है, ये चालुक्य रूलर यहाँ पे, यहाँ मैत्रक डायनेस्टी है, ये बल्लभी के जो रूलर थे उसके अगेंस्ट उन्होंने मार्च किया था, ठीक है। अब कैपिटल कौन कौन सी थी, तो देखो ये कन्नौज है, इसको अपनी कैपिटल बनाया था इन्होंने, ओके। अब ये यहाँ आएंगे, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया वाली साइड आएंगे, और यहाँ पर होते हैं चालुक्य रूलर, और चालुक्य रूलर में उस टाइम कौन होता है, पुलकेशिन 2। तो डायरेक्टली इनके साथ इनका जो सामना होगा वो पुलकेशिन 2 से होगा। ये देखिए, आप इधर भी देख सकते हैं कि ये पुष्यभूति डायनेस्टी है, और ये लेटर चालुक्यास यहाँ, चालुक्यास जो है वो यहाँ तक रूल करते, तो यहाँ पर आके ये फाइट करेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट, तो पुलकेशिन 2 के साथ ये फाइट करने जाते हैं, लेकिन हुएन सैंग और जो पुलकेशिन 2 का जो इंस्क्रिप्शन है वो बताते हैं कि हर्षा जो थे वो इस वॉर में हार गए थे, ठीक है, फेल हो गए थे इस वॉर में। इस वॉर में कौन जीता था, पुलकेशिन 2 जीता था। तो इसका इन्फॉर्मेशन हमको किससे मिलता है, हुएन सैंग के अकाउंट से मिलता है, साथ में पुलकेशिन 2 का जो इंस्क्रिप्शन है उससे हमको पता चलता है। हर्षा विद एन एम्बिशन टू एक्सटेंड हिज किंगडम टू द साउथ ऑफ नर्मदा रीच मार्च। अच्छा, वो क्या किया, हर्षा का एम्बिशन था कि वो अपनी किंगडम को, नॉर्थ इंडिया में तो उन्होंने कर ही लिया था, अब वो साउथ इंडिया में बढ़ाना चाहते थे। तो साउथ इंडिया में कौन रूल कर रहा था, चालुक्य रूल कर रहे थे, इसलिए उन्होंने चालुक्य के अगेंस्ट वॉर लड़ना स्टार्ट किया। लेकिन नर्मदा के बियॉन्ड जाना चाहते थे, क्योंकि नर्मदा बाउंड्री थी, वहाँ तक नॉर्थ इंडिया होता था, नर्मदा के आगे आप जाओगे तो साउथ इंडिया है। तो वो जो चालुक्य रूलर थे उसको हराने गए थे। लेकिन आई होल इंस्क्रिप्शन जिसमें पुलकेशिन 2 के बारे में मेंशन किया है, उसमें मेंशन किया है कि हर्षा को डिफीट मिली थी, पुलकेशिन 2 जीत गए थे, ठीक है। इस अचीवमेंट के बाद उन्होंने जो टाइटल ले लिया था पुलकेशिन ने, वो था परमेश्वर।
अब हुएन सेंग जो थे उनके अकाउंट भी कंफर्म करते हैं कि किसकी विक्ट्री हुई थी, उसकी पुलकेशिन की विक्ट्री हुई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट। हर्षा ने फिर दूसरी अदर कैंपेन स्टार्ट की थी। साउथ इंडिया वाला कैंपेन उन्होंने छोड़ दिया था क्योंकि पुलकेशिन टू को हरा नहीं पाए थे, तो वहाँ से आगे जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि उधर चालुक्य डायनेस्टी का रूल था। तो अब उन्होंने नॉर्थ वेस्ट वाली साइड पे जाएंगे अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए। वो सिंध वाली साइड पे जाएंगे जो एक इंडिपेंडेंट किंगडम थी, पर ये डाउटफुल है कि सिंध कैंपेन सक्सेसफुल हुई थी या नहीं हुई थी। ठीक है, अभी तक ये डाउटफुल है। लेकिन नेपाल जो था उन्होंने हर्षा की ओवरलॉर्डशिप एक्सेप्ट कर ली थी। कश्मीर भी जो था वो हर्षा के कंट्रोल में था और उनको ट्रिब्यूट भी भेजा था। ही ऑल्सो, और उनके कॉर्डियल रिलेशन थे किसके साथ, भास्कर वर्धन जो आसाम के रूलर थे। तो मतलब नॉर्थ इंडिया में उनका पूरा रूल हुआ करता था। कश्मीर, नेपाल, आसाम, ये सारे उनके बॉर्डरिंग स्टेट थे। उसके अलावा जो कलिंगा इन उड़ीसा था वो भी, उसके साथ जो वॉर लड़ा था वो भी सक्सेसफुल हुआ था। तो कलिंगा तक, क्योंकि कलिंगा साइड में आता है, चालुक्य डायनेस्टी दूसरी साइड आती है। वेस्ट साइड में चालुक्य आ जाते हैं, कलिंगा जो है वो ईस्टर्न साइड पे आते हैं। तो उनको कॉन्कर कर लिया था हर्षा ने, लेकिन चालुक्य को नहीं कर पाया था। ठीक है, जब हर्षा का जो एम्पायर था वो कहाँ से कहाँ तक हो गया था, होल ऑफ नॉर्थ इंडिया में हो गया था। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड था, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा डायरेक्ट कंट्रोल में थे। और जो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था इनका। और पेरीफेरल जो स्टेट थे, मतलब बाउंड्री स्टेट जो हुआ करते थे, वो थे कश्मीर, सिंध, बल्लवी, कामरूपा। इन सब ने इनकी सोवरेनिटी को एक्नॉलेज कर लिया था। देखो एक बार एम्पायर दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, ये है हर्षा का एम्पायर। यहाँ से लेके पूरा ये नॉर्थ इंडिया, यहाँ नेपाल आता है, ये आसाम वाला, ये जो रूलर थे वो भी इनके अंडर में आ गए। ये पूरा जो एम्पायर, ये सिंध का क्लियर नहीं है, लेकिन पंजाब, राजस्थान, यूपी, नेपाल, आसाम, ये सब इनके अंडर में आया करता था। ठीक है, ओके। ये चालुक्य देखो, इनका बॉर्डरिंग स्टेट है। ये चालुक्य यहाँ पर है, यहाँ पे मैत्रक हुआ करते थे। तो ये यहाँ, ये नर्मदा रिवर है बीच में, यहाँ से ये बाहर नहीं आया, यहीं पर रुक गया था इनका एम्पायर। ओके, ठीक है, ये इनका एम्पायर था। अब हम देखेंगे इनके हर्षा का रिलीजियस क्या इंटरेस्ट था, हर्षा और बुद्धिज़्म का क्या रिलेशन था। तो उनकी अर्ली लाइफ में हर्षा जो थे वो शैविज़्म को फॉलो करते थे, मतलब शिवा को मानते थे। लेकिन बाद में वो क्या बन गए थे, आर्डेंट हीनायाना बुद्धिस्ट बन गए थे। हीनायाना बुद्धिस्ट को फॉलो करने लगे थे, जिसमें ओरिजिनल टीचिंग्स होती हैं बुद्धा की। ओके, लेकिन जो हुएन सेंग आए थे उन्होंने उनको महायाना बुद्धिज़्म में कन्वर्ट कर दिया था। फिर लेकिन उसी के साथ साथ अब हर्षा शैविज़्म से क्या बन गए, महायाना बुद्धिस्ट बन गए। ठीक है, उसके बाद हर्षा ने महायाना बुद्धिज़्म एक्सेप्ट करने के बाद जो एनिमल फूड होता है उसको प्रोहिबिट कर दिया था। अगर कोई भी एनिमल को किल करता था तो उसको पनिश किया जाता था। और उन्होंने ऐसे थाउजेंड्स ऑफ स्तूपा इस्टेब्लिश किए थे ट्रैवलर्स के रेस्ट करने के लिए ओवर हिज किंगडम। और उन्होंने बहुत सारी मोनेस्ट्रीज भी बनाई थी, सेक्रेट प्लेस, जो बुद्धिस्ट के सेक्रेट प्लेस हुआ करती थी, जैसे सारावस्ती हुआ, सारनाथ हुआ, लुम्बिनी हुआ, इन सारी जगह पे उन्होंने मोनेस्ट्रीज बनाई थी बुद्धिस्ट मॉन्क के रहने के लिए और जो ट्रैवलर्स आते हैं उनके रहने के लिए। ठीक है, वंस इन अ 5 ईयर ही कन्वेन्ड अ गैदरिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल रिलीजन एंड ऑनर। अच्छा, वो क्या करते थे अपनी, वो उनका एक रूटीन था कि 5 साल में एक गैदरिंग किया करते थे जिसमें सारे रिलीजियस और ओनर जो भी स्कॉलर्स हुआ करते थे वो आया करते थे। तो और फिर उनको क्या करते थे, वो कॉस्ट, वहाँ पे रिलीजियस डिस्कशन होता था, वो उनको गिफ्ट्स देते थे, कॉस्टली प्रेजेंट देते थे। ही ब्रॉट द बुद्धिस्ट मॉन्क टुगेदर फ्रीक्वेंटली टू डिस्कस एंड एग्जामिन द बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन। तो सारे वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स को एक साथ लाया करते थे जिससे बुद्धिस्ट के जो डॉक्ट्राइन है उसके ऊपर डिस्कशन हो सके। इस वजह से वो ये 5 साल में एक बार ये असेंबली अरेंज किया करते थे। उसके अलावा एक कन्नौज असेंबली थी जो उनके टाइम पे अरेंज की गई थी। हर्षा ने एक रिलीजियस असेंबली कन्नौज में बुलाई थी, जिसको कन्नौज असेंबली के नाम से भी बोला जाता है। ये किसके ओनर में उन्होंने रखी थी, जो चाइनीज़ पिलग्रिम थे हुएन सेंग, उनके वजह से उन्होंने ये रखी थी। अब इस असेंबली में उन्होंने बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव, सारे रिलीजियस सेक्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स को इन्वाइट किया था। इसको किस किस ने अटेंड किया था, तो 20 रूलर्स ने अटेंड किया था, अटेंडेड बाय 20 सेकेंड की करके 20
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अटेंड किया गया था कितने रूलर्स के थ्रू? 20 रूलर्स के थ्रू अटेंड किया गया था। और 1000 स्कॉलर्स जो थे वो नालंदा यूनिवर्सिटी से आए थे उस टाइम पे। और 3000 हिनायनिस्ट थे और महायानिस्ट थे। और 3000 ब्राह्मण्स एंड जैन हुआ करते थे। मतलब सारे रिलीजियस सेक्ट के लोग आए हुए थे इस असेंबली को ज्वाइन करने के लिए, जिसमें ये जो असेंबली थी वो कितने दिन के लिए चली थी? 23 डेज़ के लिए चली थी। और इसमें हुएन सेंग जो थे उन्होंने एक्सप्लेन किया था महायाना डॉक्ट्राइन को और अपनी सुपीरियरिटी इस्टेब्लिश कर ली थी बाकी सारे अदर रिलीजन्स के ऊपर। अब देखो, जब भी कोई धर्म में कोई अपने आप को सुपीरियर प्रूफ, क्योंकि सारे रिलीजन अपने अपने सबको अपना अपना रिलीजन प्यारा होता है। जैसे मुस्लिम है तो उनको मुस्लिम रिलीजन अच्छा है, हिंदू है तो हिंदू है, तो बुद्धिस्ट है तो बुद्धिज़्म उनको अच्छा लगेगा, जैन है तो जैन। तो कभी भी किसी के ऊपर आप सुपीरियरिटी प्रूफ नहीं कर सकते। लेकिन हुएन सेंग ने उन्होंने बोला कि नहीं, महायाना डॉक्ट्राइन ही सुपीरियर है, बाकी सब में धोखा है, ऐसा है वैसा। उन्होंने ऐसा बोला था। इसके वजह से क्या हो गया? वायलेंस हो गया। होना ही था, वायलेंस तो हो गई। तो वायलेंस ब्रोक आउट हुआ और सारे इस वजह से जो हर्षा थे उनके ऊपर भी लाइफ अटेम्प्ट किया गया, मतलब उनको मारने की कोशिश की गई। फिर जल्दी से ही इसको अंडर कंट्रोल कर लिया गया और जो लोग गिल्टी थे उन लोगों को पनिश किया गया। फाइनल डे जब था इस असेंबली का, हुएन सेंग को ऑनर किया गया कॉस्टली प्रेजेंट्स के साथ। क्यों हुएन सेंग को किया गया? क्योंकि हर्षा तो बुद्धिज़्म को ही फॉलो करते थे और हुएन सेंग के लिए ही उन्होंने ये असेंबली रखी थी। ठीक है, अब ये देखो, ये एक इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस वो करते थे। Huan Seng mentioned in his account about the conference held at Allahabad known as the Prayag. It was one among the conference. ये जो वही जो अभी हमने आगे देखा था ना कि हर्षा 5 साल में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते थे जिसमें वो सारे रिलीजियस लोगों को बुलाते थे, उनको गिफ्ट्स देते थे, वेल्थ देते थे, प्रेजेंट्स देते थे। तो ये जो उसी का नाम है इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस। ये प्रयाग में होती थी, जिसको अभी प्रयागराज बोलते हैं। इसको प्रयाग असेंबली या इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। ये 5 साल में एक बार होती थी। हर्षा वंस इन अ 5 ईयर। हर्षा इसमें क्या करते थे? इनॉर्मस वेल्थ देते थे, गिफ्ट देते थे जो भी रिलीजियस सेक्ट के मेंबर्स आते थे। हुएन सेंग के अकॉर्डिंग हर्षा इतने लेविश थे, इतने अच्छे थे कि वो अपनी पूरी ट्रेजरी को एम्प्टी, मतलब खाली कर देते थे। इवन अपने क्लोथ्स एंड ज्वेलरी भी दे देते थे जो वो पहने हुए थे। ठीक है, इस स्टेटमेंट माइट बी वन ऑफ द एडमायरिंग एग्जग्रेशन। ऐसा बोला जाता है कि कुछ ज़्यादा ही उन्होंने हर्षा के बारे में लिखा था, कि हर्षा को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के उनके बारे में बताया था। लेकिन वो ऐसा बोलते थे कि हर्षा बहुत ज़्यादा डोनेट करते थे। ठीक है, राजा हर्षवर्धन। अब हर्षा के टाइम पे ये तो हो गया रिलीजन के बारे में। अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था? तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर्षा जो होता है वो जैसे गुप्ता के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन था उसी सेम लाइन पे हर्षा ने किया था, क्योंकि जस्ट पास में ही था तो ज़्यादा उन्होंने चेंजेस किए नहीं थे। तो हुएन सेंग जो थे वो डिटेल पिक्चर्स बताते इसके बारे में। किंग जो था वो एडमिनिस्ट्रेशन का हेड हुआ करता था। पंक्चुअल इन डिस्चार्जिंग इज ड्यूटी, और वो पंक्चुअल था। जो भी ड्यूटी आपको परफॉर्म करनी है उसमें एकदम पंक्चुअल होता था। फ्रीक्वेंट विजिट और इंस्पेक्शन किया करता था वो अपने डोमेन की मतलब उनका जहाँ तक एम्पायर है वहाँ की वो फ्रीक्वेंट विजिट किया करते थे। इतना काम करते थे कि डे बहुत छोटा होता था, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी उनके हिसाब से। टैक्सेशन वॉज ऑल्सो वेरी लाइट। उस टाइम पे टैक्सेशन जो था वो भी बहुत कम था। फोर्स्ड लेबर भी बहुत कम थी। 1/6 ऑफ प्रोड्यूस लैंड टैक्स लगाया जाता, मतलब जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका 1/6 ही लैंड टैक्स लगाया जाता था। क्रूअल पनिशमेंट हुआ करती थी मौर्यन पीरियड जैसी। ठीक है, गुप्ता एम्पायर में बहुत ज़्यादा क्रूअल पनिशमेंट नहीं होती थी, लेकिन हर्षा के टाइम पे क्रूअल पनिशमेंट होती थी। हुएन सेंग ने कंडेम किया कि जो ट्रायल्स होते थे एज बार्बरस एंड सुपरस्टिशियस, कि उस टाइम पे जो बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस टाइप के ट्रायल किए जाते थे वो अच्छे नहीं थे, मतलब पनिशमेंट काफ़ी क्रूअल हुआ करती थी इस वजह से। हर्षा की आर्मी जो थी वहाँ पे उसके 4 डिवीज़न थे, फूट, हॉर्सेस, चैरियट और एलिफेंट। ये 4 डिवीज़न हुआ करते थे। और इनकी जो कैवलरी थी वो कितनी थी? नंबर ऑफ कैवलरी वॉज मोर देन 1 लाख, एलिफेंट्स वॉज मोर देन 60,000। ये मौर्यन एम्पायर की जो आर्मी हुआ करती थी उससे भी कहीं ज़्यादा थी। ठीक है, मेंटेनेंस, ये भी पब्लिक रिकॉर्ड को मेंटेन करते थे। इनका सेलियंट फीचर था हर्षा के एडमिनिस्ट्रेशन का। जैसे मौर्यन टाइम पे किया जाता था, पब्लिक रिकॉर्ड रखा जाता था, रेगुलर सेंसस होता था। गुप्ता टाइम पे रेगुलर सेंसस नहीं होता था। अब आर्चीव ऑफ हर्षा पीरियड वॉज
नोन एज द नीलोपिट्टू, जिसमें सारे के सारे रिकॉर्ड रखे जाते थे, उसको क्या बोलते थे, नीलोपिट्टू। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि हर्षा का जो आर्चीफ उसको किस नाम से बोला जाता है, तो नीलोपिट्टू के नाम से बोला जाता है। अब ये जो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना वो किसके अंडर में होता था, एक स्पेशल ऑफिसर हुआ करते थे, उसके अंडर कंट्रोल में हुआ था। सारे गुड और बैड इवेंट जो भी हैपन हुए थे इस टाइम पर, उन सब के रिकॉर्ड रखे जाते थे। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड वाला सिस्टम हर्षा के टाइम पे चलता था। अब सोसाइटी कैसी थी हर्षा के टाइम पे, तो बाना और वेनसैंग दोनों सोशल लाइफ के बारे में बताते हैं हर्षा के टाइम पे। उस टाइम भी 4 फोल्ड डिवीजन हुआ करता था सोसाइटी का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब प्रेवलेंट थे। लेकिन ब्राह्मण जो थे वो प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी में आते थे, उनको लैंड ग्रांट्स किए जाते थे राजा के द्वारा। क्षत्रिय जो थे वो रूलिंग क्लास हुआ करते थे, वैश्य जो होते थे वो ट्रेडर्स हुआ करते थे। वेनसैंग ने मेंशन किया है कि जो शूद्रास हुआ करते थे वो एग्रीकल्चर किया करते थे। ये एक अच्छी चीज़ थी कि शूद्रास जो हुआ थे वो एग्रीकल्चर किया करते थे, और बहुत सारी सब कास्ट भी एग्जिस्ट करती थी। वुमेन की पोजीशन लेकिन बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, क्योंकि स्वयंवर जो था, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्वयंवर मतलब अपने हिसाब से अपना हस्बैंड चूज़ करना, वो डिक्लाइन हो चुका था। रीमैरिज ऑफ विडोज़ परमिट नहीं थी, पर्टिकुलरली हायर कास्ट में तो बिल्कुल परमिट नहीं थे। उनको वाइट क्लोथ्स पहनाए जाते थे, उनके इवन हेयर जो होते थे वो भी निकाल दिए जाते थे, और उनकी लाइफ बहुत मिजरेबल कर दी जाती थी, अलग रूम में रखा जाता था, वो सारी चीज़ें होती थी। डाउरी वाला जो सिस्टम था वो भी कॉमन हो चुका था। प्रैक्टिस ऑफ सती बहुत प्रिवेलेंट हो चुकी थी। वेनसैंग ने मेंशन किया है डिस्पोजल ऑफ डेड, मतलब जो डेड पर्सन्स होते थे उनको डिस्पोज करने के 3 वे हुआ करते थे। एक तो वो लोग क्रीमेशन किया करते थे या वाटर बरियल किया करते थे, एक्सपोजर इन द वुड्स मतलब फायर जो हम नॉर्मली करते हैं हिंदुज़म में, वो क्या करते थे। तो ये तीनों मेथड उस टाइम पे फॉलो किए जाते थे। अब हम देखते हैं इकोनॉमी कैसी थी, ट्रेड कैसा चल रहा था। तो ट्रेड और कॉमर्स जो था वो डिक्लाइन हो गया था हर्षा के पीरियड में, क्योंकि ट्रेड सेंटर्स भी डिक्लाइन हो गए थे, लेस नंबर ऑफ कॉइन्स इशू किए गए थे, मर्चेंट गिल्ड्स की बहुत कम एक्टिविटी थी। इस वजह से पूरा का पूरा जो ट्रेड था वो डिक्लाइन हो गया था। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, जब ट्रेड नहीं हो रहा तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर भी डिक्लाइन हो जाएगा, क्योंकि जब ट्रेड होता है तो ही हैंडीक्राफ्ट चलता है, क्योंकि प्रोडक्ट डिमांड में आते हैं, डिमांड में आते हैं तो प्रोडक्शन होता है। जब डिमांड ही नहीं आएगा तो इंसान प्रोड्यूस करके क्या करेगा। इसलिए अगर क्योंकि कोई डिमांड नहीं थी गुड्स की, इस वजह से फार्मर्स भी सिर्फ लिमिटेड वे में ही प्रोड्यूस करते थे, तो एग्रीकल्चर डिक्लाइन हो गया था। इस वजह से सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी स्टार्ट हो गई थी। सेल्फ सफिशिएंट मतलब गांव के अंदर बस जितना विलेज को ज़रूरत है उतना ही वो लोग ग्रो करेंगे, वैसी ही सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी हो गई थी। कोई फॉरेन ट्रेड वगैरह वैसा कुछ नहीं हो रहा था। तो इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ था एज़ कम्पेयर टू गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में जितना फ्लरिश हुआ था ट्रेड, वैसा हर्षा के टाइम पे नहीं हुआ था। अब कल्चरल प्रोग्रेस में क्या हुआ था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो हर्षा के हैं वो बहुत कम है, और जो मोस्टली हैं वो भी गुप्ता स्टाइल को ही फॉलो करते हैं। वेनसैंग ने डिस्क्राइब किया कि जो मोनेस्ट्री थी बहुत सारी मोनेस्ट्री जो थी वो हर्षा के द्वारा बनाई गई थी। इवन हर्षा ने नालंदा में बहुत सारी स्टोरीज़ बनाई थी, अलग अलग फ्लोर्स बनाए थे नालंदा में, क्योंकि नालंदा अभी नई नई स्टार्ट की थी। कुमारगुप्त वन ने नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था, जैसे हमने गुप्ता एम्पायर वाले चैप्टर में देखा। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसकी लिंक फाइंड आउट कर सकते हैं, और नहीं तो अदरवाइज़ मेरे चैनल पे डायरेक्टली जाके आपको पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी जिसमें तमिलनाडु हिस्ट्री बुक के बारे में सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम ये देखते हैं कि तो नालंदा यूनिवर्सिटी गुप्ता एम्पायर में बनी थी, तो वो ज़्यादा उतनी बड़ी नहीं बनी थी। तो हर्षा उन्हीं के बाद सेकंड आए थे जो रूल करने, तो उन्होंने फिर वहाँ पे बहुत सारे फ्लोर्स बनवाए थे, और एक कॉपर स्टैचू भी बुद्धा का बनवाया था जिसकी हाइट 8 फीट हुआ करती थी। ओके, अब फिर ब्रिक टेम्पल भी हर्षा के टाइम पे बनाए गए थे, जैसे लक्ष्मण टेम्पल एट सिरपुर, बहुत रिच आर्किटेक्चर है इसका, जो हर्षा के पीरियड में बना हुआ था। अब इसके साथ साथ हर्षा जो थे वो ग्रेट पैट्रोन थे लर्निंग के, मतलब उनको लर्निंग
बहुत पसंद थी। उनके जो बायोग्राफर थे बाणभट्ट, जो उनके रॉयल कोर्ट में हुआ करते थे, जिन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी थी, हर्षचरिता, और साथ में कादम्बरी भी लिखी थी। अदर जो लिटरेरी फिगर्स थे हर्षा के कोर्ट में वो थे मतंग दिवाकर, जिनकी एंड द फेमस बृहत्हरि, ये दोनों पोएट भी हर्षा के टाइम पे हुए। तो अगर तुमसे पूछा जाए हर्षा के टाइम पे कौन कौन कोर्ट पोएट हुआ करते थे, तो बाणभट्ट हुआ करते थे, फिर मतंग दिवाकर हुआ करते थे, और फेमस बृहत्हरि, जो पोएट, स्कॉलर और पोएट, फिलोसोफर और ग्रामेरियन तीनों थे बृहत्हरि। वो किसके टाइम पे रहा करते थे? हर्षा के टाइम पे रहा करते थे। हर्षा ने खुद 3 प्लेस लिखे हैं, जो हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में भी पढ़ा। कौन कौन से लिखे हैं? रत्नावली, प्रियादर्शिका और नागनंदा, ये तीनों हर्षा ने लिखे हैं, और हर्षचरिता और कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखे हैं। तो ये आपको लर्न करना है। इसके अलावा हर्षा जो थे वो नालंदा यूनिवर्सिटी को पेट्रोनाइज करते थे, वहाँ पे लिबरल एंडोनमेंट दिया करते थे, मतलब डोनेशन किया करते थे उस यूनिवर्सिटी को रन करने के लिए। इन्हीं के टाइम पे ये जो यूनिवर्सिटी थी उसने इंटरनेशनल रेपुटेशन गेन कर ली थी एज अ सेंटर ऑफ लर्निंग। उसके बाद ह्यूएन सांग ने भी नालंदा यूनिवर्सिटी को विजिट किया था, और वो वहाँ के स्टूडेंट रहे थे बहुत टाइम के लिए। अब नालंदा यूनिवर्सिटी क्या था? जो चाइनीज़ ट्रैवलर थे एंशिएंट इंडिया के, उन्होंने मेंशन किया है कि बहुत सारे नंबर ऑफ़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हुआ करते थे उस टाइम पे, लेकिन उनमें से जो सबसे फेमस इंस्टीट्यूट था वो था हीनायाना यूनिवर्सिटी ऑफ वल्लभी। मतलब वल्लभी में एक जो यूनिवर्सिटी बनी थी, गुजरात के वल्लभी में एक यूनिवर्सिटी जिसको वल्लभी विद्यापीठ भी बोलते हैं, वो हीनायाना सेक्ट को पढ़ाती थी, उसको हीनायाना यूनिवर्सिटी ऑफ वल्लभी बोलते थे। दूसरी जो फेमस थी वो थी महायाना यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा। ये दोनों यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल रेपुटेशन की यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी थी। यहाँ के जो स्टूडेंट्स थे वो इंडिया के भी हुआ करते थे, साथ में अब्रॉड से भी लोग यहाँ पढ़ने आया करते थे। ह्यूएन सांग ने बहुत सारे वैल्यूएबल अकाउंट दिए थे नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर। जो नालंदा का मतलब होता है वो होता है गिवर ऑफ नॉलेज, ठीक है। इसको फाउंड किया था कुमारगुप्त वन ने गुप्ता पीरियड में, और इसको पेट्रोनाइज किया था उनके सक्सेसर और हर्षा ने। अब जो प्रोफेसर हुआ करते थे इस यूनिवर्सिटी में उनको क्या बोला जाता था? पंडितास बोला जाता था। कुछ रिनॉन्ड प्रोफेसर जैसे दिगंगा, धर्मपाला, स्थिरमती और सिल्हाभद्र यहाँ के प्रोफेसर हुआ करते थे। उसके बाद जो धर्मपाला जो थे वो कहाँ के नेटिव थे? वो कांचीपुरम मतलब साउथ इंडिया के रहने वाले थे, और वही नालंदा यूनिवर्सिटी के हेड बन गए थे। अच्छा, अब नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में दिया है कि नालंदा यूनिवर्सिटी कैसी यूनिवर्सिटी थी? तो एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे एजुकेशन फ्री में दी जाती थी, बोर्डिंग और लॉजिंग भी फ्री था, मतलब वहाँ पे रहना खाना सब फ्री था। इट वाज मेंटेन्ड विथ, इसको कौन मेंटेन किया करता था? इसको रूलर्स जो होते थे वो मेंटेन किया करते थे डोनेशन दे के। इट वाज ये ऑल्दो ये एक महायाना यूनिवर्सिटी थी, जैसे हमने देखा नालंदा महायाना यूनिवर्सिटी थी और वल्लभी जो थी वो हीनायाना यूनिवर्सिटी थी। फिर डिफरेंट रिलीजियस सब्जेक्ट्स लाइक वेदास, हीनायाना डॉक्टराइन, सांख्या, योगा, फिलोसफी, ये सब भी पढ़ाया जाता था, ठीक है। इसके अलावा एडिशनल सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे जैसे लॉजिक, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, आर्ट, ये सब भी पढ़ाए जाते थे। ये इतना वाइड जो सब्जेक्ट का इंक्लूजन था, इसके वजह से ये स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करते थे, नॉट ओनली फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया बट फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द ईस्ट के अलग अलग कंट्रीज से बहुत सारे लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। एडमिशन जो था वो किसके? एंट्रेंस एग्ज़ाम की बेस पे होता था, एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था, उसके बेस पे एग्ज़ाम इसमें एंट्री मिलती थी। ऐसे ही सबको एंट्री देने लग जाएंगे तो लोग कहाँ रखेंगे उनको? तो एंट्रेंस टेस्ट इतना डिफ़िकल्ट होता था कि ओनली 30% ऑफ कैंडिडेट्स जो होते थे वो ही सक्सेसफुल हो पाते थे। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। मोर देन लेक्चर्स, डिस्कशन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉज संस्कृत में ही पढ़ाया जाता था, क्योंकि महायाना बुद्धिज़्म की जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत लैंग्वेज हो चुकी थी। अगर हीनायाना होता तो उसकी पाली लैंग्वेज थी, तो यहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज में ही सब पढ़ाया जाता था। रीसेंट आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन जो हुए थे उसमें बताया था नालंदा यूनिवर्सिटी के रूइंस का एक्सकेवेशन किया गया था। वहाँ से हमको पता चला ये ग्रैंडेवर हुआ करता था, सेंटर ऑफ लर्निंग का। इसमें बहुत सा और ये चीज़ किसने कंफर्म की है? चाइनीज़ पिलग्रिम्स ने भी कंफर्म की है। इसमें न्यूमरस क्लासरूम्स हुआ करते थे, हॉस्टल्स इसके साथ अटैच थे। इत सिंह जो आए थे एक चाइनीज़ ट्रैवलर, उन्होंने भी ये बताया था यहाँ पे 3000 स्टूडेंट्स ऑन इट्स रोल,
3000 स्टूडेंट एक बार में आते थे। और यहाँ पे एक ऑब्जर्वेटरी हुआ करती थी, एक ग्रेट लाइब्रेरी हुआ करती थी, ऐसे 3 बिल्डिंग्स हुआ करती थी। इट्स फेम रेस्ट ऑन द फैक्ट, इसकी जो फेम है उसके जो भी स्कॉलर्स हैं उनके साथ अटैच्ड है, और ये वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में फेमस थी। और इट वाज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ एडवांस लर्निंग एंड रिसर्च, यहाँ पे रिसर्च भी हुआ करती थी। तो एक ये इंस्टीट्यूशन था एडवांस लर्निंग का। ओके, तो ये हमने पढ़ा हर्षा के बारे में। यहाँ पे हर्षवर्धन का टाइम ख़त्म हो जाता है, मतलब ये एम्पायर है। इसके बाद हम जो साउथ की डायनेस्टी जैसे चालुक्य, चोला, पल्लवास, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये नॉर्थ इंडिया की लास्ट हिंदू डायनेस्टी थी जैसे मैंने बताया। उसके बाद ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल होगा। फिर जो साउथ इंडिया की डायनेस्टी है पल्लवास, चालुक्यास, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे सोर्सेज देख ली हर्षा के। लिटरेरी सोर्सेज में हर्षचरिता है, फिर जो हर्षा ने 3 बुक लिखी हैं उसके वो देखना है। फिर इंस्क्रिप्शंस में 3 प्लेट इंस्क्रिप्शंस हैं। कौन कौन से इंस्क्रिप्शन है? सोनपत इंस्क्रिप्शन है, बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन है, और एक और है मधुबेन प्लेट इंस्क्रिप्शन। ओके, ये सारे हमको सोर्सेज जिससे हमको हर्ष के बारे में पता चलता है। हर्षा की अर्ली लाइफ मतलब पुष्यभूति डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, जिसको जो अपने आप को वर्धनास बोलते थे। प्रभाकर वर्धन ने ये डायनेस्टी को फाउंड किया था। प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे थे, एक राज्यवर्धन, एक हर्षवर्धन, और एक बेटी थी राजश्री। राज्यवर्धन उनके एल्डर सन थे, इनको राजा बनाया गया था। और उनकी बेटी राजश्री की जो शादी थी मौखारी प्रिंस क्या नाम था उनका, गृहवर्मन, उनके साथ शादी की गई थी। लेकिन एक ट्रेजेडी हो गई थी, गृहवर्मन को मार दिया गया था। किसने मार दिया था? मालवा के रूलर देवगुप्त ने, और बंगाल के रूलर शशांक ने मार दिया था। ठीक है, इस वजह से ये रिवेंज लेने के लिए राज्यवर्धन जाते हैं और किसको मार देते हैं? देवगुप्त को मार देते हैं। लेकिन जो शशांक होता है वो बहुत शातिर होता है। वो जब रास्ते में जब ये राज्यवर्धन अपने घर के लिए लौट रहे होते हैं तो वो राज्यवर्धन को ही मार देते हैं ट्रीजरीली। अब फिर आते हैं हमारे हर्षा ही 606 से लेके 647 AD तक इनका रूल रहता है। हर्षवर्धन ने अपने एल्डर सन को रिप्लेस किया हुआ होता है। और हर्षा के ही बाद उनका पहला काम तो ये रहता है कि अपनी जो सिस्टर है राजश्री उसको बचाना और अपने भाई का रिवेंज लेना। तो वो जो शशांक होता है उनको मार देते हैं और कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाते हैं। इसके पहले जो हर्षा की कैपिटल हुआ करती थी वो थी थानेश्वर। ओके, तो ये चीज़ आपको देखनी है। फिर हर्षा फिर उन्होंने बहुत सारे मिलिट्री एडवेंचर किए, जिसमें उन्होंने उनका जो एक फेमस एक्सपीडिशन मैं बता देती हूँ, जो उन्होंने पुलकेशिन II के साथ किया था, चालुक्य रूलर, वो उनका डिफीट हो गया था, इसलिए उनकी बाउंड्री नर्मदा रिवर थी। और साथ में कश्मीर, नेपाल, आसाम, ये इनके बॉर्डरिंग स्टेट थे, पंजाब, राजस्थान, सब उनके में इंक्लूडेड था। ओके, अब हर्षा के टाइम पे हर्षा बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। उनके टाइम पे 2 असेंबली हुआ करती थी। एक कन्नौज असेंबली हुई थी जो 23 डेज़ तक चली थी, और एक रूटीन असेंबली थी जिसको इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस बोलते थे, जो हर 5 साल में एक बार हुआ करती थी। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी? तो कास्ट सिस्टम रिजिड था, लेकिन जो हमारे शूद्रास हुआ करते थे वो एग्रीकल्चर किया करते थे। लेकिन वुमेन की कंडीशन बहुत ज़्यादा मिजरेबल थी। वुमेन्स को प्रैक्टिस ऑफ सती प्रीवेलेंट था, डाउरी प्रीवेलेंट थी, ये सारी चीज़ें वुमेन रिलेटेड सारी चीज़ें हुआ करती थी उस टाइम पे। कल्चरल डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हुआ था, जैसे गुप्ता टाइम पे थे उसी लाइन पे आगे हर्षा के टाइम पे हुआ था। फिर नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में देखा कि इसको हर्षा पेट्रोनाइज़ किया करते थे। ये बहुत इंटरनेशनल रेपुटेशन गेन की थी हर्षा के टाइम पे। इसमें ये सिर्फ इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन नहीं था, यहाँ पे हॉस्टल भी हुआ करते थे, लोग स्टूडेंट्स रहने के लिए आया करते थे। और इस यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ करता था, जिस एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत टफ हुआ करता था, जिसको 30% लोग ही पास कर पाते थे। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने हर्षा के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे हर्षा का टाइम ख़त्म हो जाता है, ये चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए, जिससे आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।